बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन हज़रात, सुबह तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से तारीख़ दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को जो शोकॉस नोटिस इशू हुआ था, पहले जो उन्होंने जवाब दाखिल किया था उस पर अदालत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसके बाद अदालत ने एक और मौका दिया कि आप जवाब दाखिल करें। अदालत की तवक्के ये थी और मेरा ख्याल है उन्होंने इजहार भी किया इस बात का कि जी अनकंडीशनल अपॉलजी, गैर मशरूत माफ़ी दाखिल की जाए इमरान खान की तरफ से। अब एक नया जवाब दाखिल कर दिया गया। आज हामिद खान साहब वकील हैं इमरान खान साहब के, जवाब मैंने पढ़ा है। पहले भी कोई 20 सफ़ात का जवाब था और अभी भी जो है कोई 12-15 सफ़ात का जवाब है। और इसके अंदर एक तो सबसे पहले इमरान खान ने अदालत के इस अमल को सराहा कि उन्होंने मौका दिया इमरान खान को दोबारा से जवाब दाखिल करने का। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि अदालत की इज़्ज़त करते हैं, मातहत अदालतों की भी बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं और वो जो जज साहिबा हैं उनके सामने भी रिमोर्स एक्सप्रेस करने में इमरान खान साहब को कोई शर्म नहीं है। जब रिमोर्स का लफ्ज़ आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि माजी के किसी गलत अमल पर इजहार नदामत, अफसोस या पछतावा, तो ये इन्होंने कह दिया। आगे वो फिर दानियाल और तलाल चौधरी के जो केसेस थे, जो अदालत ने कहा था पिछली बार प्रोसीडिंग्स में रिमार्क्स देते हुए कि उन केसेस की रोशनी में आप जवाब दाखिल करें, तो उससे डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने और उनके वकीला ने इस केस को। और उन्होंने कहा है कि वो बाकायदा तौर पर एक मिलिशियस कैलकुलेटेड कैंपेन थी अदलिया के खिलाफ और तमाम अदलिया को टारगेट किया गया था और जजेस को जो है उसमें स्कैंडलाइज किया गया था। ये बिल्कुल एक और बात है। ये शहबाज गिल साहब का जो केस था, उन पर जो तशद्दुद हुआ था, उनकी जो हालत थी, जिस तरह वो आहो बुखार चीखो पुकार करते हुए अदालत में दाखिल हुए, व्हील चेयर पे खान साहब ने उनको देखा और उस पर फिर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किए उस ऑर्डर के हवाले से जिसमें दोबारा फिजिकल रिमांड शहबाज गिल का दे दिया था। लिहाजा मैं अगर टोटलिटी में इस जवाब को देखूं तो मेरी अपनी राय में, इफ आई मे से दैट, ये बड़ा मुनासिब, कॉम्प्रिहेंसिव, जामे, वसी जवाब है और इसके बाद मामला खत्म हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में, एक वकील की हैसियत से मैं बात कर रहा हूं कि इसके बाद मजीद आगे जाने की गुंजाइश नहीं है। अदालत को भी बड़ेपन का सामना करना चाहिए, जो कि है। अदालत बहुत बड़ी है और जज साहिबान बड़े काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है और जजेस की ईगो तो होती नहीं। जज साहिबान तो बहुत बड़े ज़र्फ के मालिक होते हैं क्योंकि ये तो कोई छोटी सीट है। मैं तो पहले भी एक दफ़ा हज़रत इमाम अबू हनीफा का वाक़या कोट कर चुका हूँ। इमाम अबू हनीफा वो आलिम जिसने जिंदान में मौत को गले लगाना बेहतर समझा बजाय इसके कि वो सल्तनत अब्बासिया के चीफ जस्टिस बन जाते। उन्हें ऑफर थी कि चीफ जस्टिस बन जाओ सल्तनत अब्बासिया के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, मैं नहीं बनूंगा क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं उस सीट पे बैठूंगा तो हाकिम वक्त अल मंसूर अपने मतलब के, अपनी मर्जी के कुछ फैसले चाहेगा मुझसे, लिहाजा मैंने उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया और उन्हें कहा कि चीफ जस्टिस बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं, कोड़े पड़े, उन्होंने कहा नहीं बनूंगा चीफ, कोड़े खाए, मौत को गले लगाया, जेल, जस्टिस नहीं बने। तो बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी सीट है। वो मुझे याद आ गया, साहिल लुधियानवी क्या शायर थे, उनके कुछ इशार अदलिया के हवाले से कि इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, ये बात याद रखे, सब मुनसिफों से ऊपर एक और भी है मुनसिफ, वो दो जहां का मालिक सब हाल जानता है, नेकी के और बदी के अहवाल जानता है। दुनिया के फैसलों से मायूस होने वाला ऐसा ना हो कि उसके दरबार में पुकारे, ऐसा ना हो कि उसके दरबार का तराजू एक बार फिर से तोले और फैसला सुना दे, वो फैसला कि जिससे ये रूह कांप उठे। तो क्या खूबसूरत अल्फाज है साहिल लुधियानवी के। एंड आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि हर जज को अंदाजा होता है जो इस बड़ी कुर्सी पर जाकर फायज होता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। एंड दे हैव टू डिसाइड द केसेस वेरी ऑब्जेक्टिवली, अपनी कोई ईगो, अपने कोई पर्सनल चॉइसेस और अपनी किसी किस्म की भी इंक्लिनेशन से बालातर होकर वो केसेस का फैसला करते हैं। तो जिस तरह का जवाब आ गया है और रिग्रेट का, पछतावे का और रिमोर्स का इजहार कर दिया, कपल्ड विद द फैक्ट कि मैं कह चुका हूं कि पूरी दुनिया में तौहीन अदालत का जो कानून है वो रीडिफाइन हो चुका है, वो रीइंटरप्रेट हो चुका है। कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट के हवाले से मैं लॉर्ड डेनिंग की मिसालें दे चुका हूं। असल कंटेम्प्ट जो है वो विलफुल डिसोबीडियंस है, यानी कि अदालत के फैसले को मानने से इनकार करना, और इस केस में वो नहीं है। इस केस में सिचुएशन और है। तो मुझे लगता यह है कि अब अदालत जो है वो इस मामले को निपटा देगी और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। लेकिन जाहिर है ये मेरी राय है, फैसला सुबह अदालत ने करना है। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। इरशाद भट्टी, जयकार, आपका बहुत शुक्रिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब,
आपका बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवा शेख खान साहबा हमारे साथ होंगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, बड़े रेलेवेंट आदमी हैं, वकील भी बहुत अच्छे हैं। जहांगीर जदून साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जदून साहब, जितनी मैंने गुफ्तगू की है इंट्रो के अंदर, अपनी जो राय दी है आप उससे इत्तफाक करेंगे या फिर प्रोसिक्यूटर या एडवोकेट जनरल पंजाब इस्लामाबाद होने की हैसियत से इख्तलाफ ही करना है आपने मुझसे? नहीं, मैं मुनासिब बिस्मिल्लाह ये समझूंगा कि क्योंकि ये मैटर सब्जुडिस है तो इस पे हम एक हद तक की बात कर सकते हैं और वो बात करें जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए हो, न कि हम ऐसी बात कर दें कि इससे किसी पार्टी के फंडामेंटल राइट्स जो है इफेक्ट हो जाए। वो आपको पता है कि जजमेंट जो है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 1 जो है वो आई है, तो उसमें अपने सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो मीडिया के लिए भी है, मेरे लिए भी है, आपके जितने भी हमारे इसमें पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए, कि कोई ऐसी बात ना हो जिसमें कोर्ट के अंदर जो पार्टीज़ हैं उनके राइट इफेक्ट हो जाए। और मेरी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं कोर्ट के अंदर एक अहम रोल है मेरा, तो मैं भी कोई ऐसी बात नहीं करता कि इससे कोई केस पे असर पड़ जाए, क्योंकि जो बातें कोर्ट में होती हैं वो अब मीडिया पे ज़ाहिर नहीं हो सकती। तो जैसा कि आपने फरमाया, आपने अपनी ओपिनियन दे दी है, तो इसमें अब देखें ये जो मैटर है ये बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर है। आप ओपिनियन दे दें, मैं दे दूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोर्ट ने अपनी सेटिस्फेक्शन समझी कि ये इनका रिप्लाई है, ये हमें सेटिस्फाई करता है कि ये आइंदा मुतात रहेंगे या आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे, तो ये ज़ाहिर है अब ये, और मैं अरशाद भट्टी साहब इत्तेफाक फरमाएंगे, उन्होंने किसी प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कहा भी है कि अतर मनिल्ला साहब ने बड़ी स्पैरिंगली जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, मतलब बहुत ही एक इंतहा तक पहुँच के उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। और एक जो इनकी अपनी जजमेंट है फरदौस आशिक अवान वर्सेस स्टेट, तो उसमें उन्होंने कंटेम्प्ट की, उन्होंने कहा था कि इन्होंने कंटेम्प्ट की है लेकिन शॉर्ट ऑफ एनी पनिशमेंट, उन्होंने फिर उनको पनिशमेंट भी कोई नहीं दी, यानी कि उनको एक सेकंड के लिए भी नहीं कहा कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट आप बैठ जाएं या कुछ करें। तो उन्होंने एक मतलब लार्जर हार्ट, मतलब एक बड़ा दिल रखते हुए उनको कुछ नहीं कहा। तो अब इस मामले में थोड़ा सा ये है कि अब इमरान खान के खिलाफ और भी कंटेम्प्ट। जी फरमाइए। आप सही कह रहे हैं कि आप, और वैसे भी हर बंदे को एहतराम करना चाहिए, सब्जुडिस मैटर है, मैं भी उसका एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन हम अपनी राय तो दे सकते हैं ना। तौहीन अदालत के कानून की अभी तक जो तशरीह हुई है मुख्तलिफ मुकदमात में, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दूसरी जुरिस्डिक्शंस में, चाहे वो अमरीका है, बरतानिया है, हिंदुस्तान है या कनाडा है। ये शाम साहब मैंने बताया कि कोर्ट अतल वसा नहीं ये इस्तेमाल करती राइट कि जी, क्योंकि ये बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर होता है, और कोर्ट मेजॉरिटी केसेस में जो है ना वो यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए था। बड़े जी बड़े नहीं, इसमें तो देखें ना, उनको कोर्ट ने एक ऐसा केस था जिसमें उनको एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दी गई है और एक इशारतन उनको बताया गया, ये मैं कह सकता हूँ कि जी आप F8 कचहरी, आप इस्लामाबाद के लगता है वाकिफ होंगे, आप आते रहते हैं कोर्ट में भी, तो F8 कचहरी से होके आते हैं। इनका मतलब ये था कि कंटेम्प्ट तो देखो ना, और मोहतरमा जज साहबा की हुई है, तो उनकी अदालत से अगर आप आ जाते, माजरत करके आ जाते, तो इनका केस। मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, अब आप जदून साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, उसके बाद फिर मैं भट्टी साहब की तरफ जाऊंगा। ये PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 367, वैसे मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि जवाब में हवाला दिया हुआ इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब ने, और उसमें ये इमरान खान साहब पे कंटेम्प्ट लगी थी इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, और उन्होंने शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई थी। फिर इमरान खान को बुलाकर कहा गया था कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट करें। खान साहब ने बोला जी कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट नहीं करूंगा, बेशक जेल भेज दें। तो उसके बाद उन्होंने वजाहत दी थी, और उस वजाहत पर फिर जो फैसला आया था उसको बाकायदा तौर पर कोट किया गया। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। इन आवर ओपिनियन, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, द सबमिशन ऑफ एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी बाय द alleged contemner in every case is neither a condition precedent nor a point of ego or prestige for the courts, which practice is to be adhered to in each case as a rule of thumb before discharging the notice. Similarly, mere submission of an unconditional apology is also no ground for further inaction in the proceedings or discharge of such notice without looking into the intent behind it. तो बड़ा important ये है कि वो कहते हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी, गैर मशरूत माफ़ी देना कोई शर्त नहीं है लाज़िम व मज़लूम प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करने के लिए, शो कॉज नोटिस को डिस्चार्ज करने के लिए। और अगर कोई दे भी देता है गैर मशरूत माफ़ी, तो ये ज़रूरी नहीं हो गया अदालत पे कि वो उसे मान ही लेगी। तो ओवरऑल टोटलिटी में देखना पड़ता है। अब टोटलिटी में जी इसमें जी फरमाएं।
इसमें अगर आप क्योंकि जजमेंट आप पढ़ रहे हैं, आपके पास जजमेंट मौजूद है, इसमें इसका एक लास्ट पैरा देखें, उन्होंने कहा था आप एक पार्टी को लीड कर रहे हैं तो लीडर को थोड़ा सा मतलब एक आइडियल रोल होता है लीडर का कि आपके बहुत ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, फॉलोअर होते हैं, तो उस पर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करे कोर्ट की, ताकि उसके जो डाउन द लाइन जो स्ट्रीम के अंदर लोग आते हैं या उनको एक बहुत बड़े लोग सुनते हैं, देखते हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी को वो लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पैराग्राफ आखिर में आप पढ़ी तो उन्होंने लिखा था कि आप इस मतलब लिहाज से देखें तो आपको ज़्यादा मुतात रहना चाहिए, और आइंदा के लिए भी उनको डायरेक्शन थी कि आप इस मामला में ज़्यादा मुतात रहें, कि आप ऐसे अल्फाज न यूज़ करें। अब आप देखें इलेक्शन कमीशन को देखें, फिर जो आप देखें जी गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, आप और मैं हूँ, कोई भी बंदा हो, अब एक देखें ना, कल जो हियरिंग हुई थी कोर्ट की, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने यही फरमाया था कि जो वर्दी है यूनिफॉर्म है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो DIG है, चाहे वो IG है, उसको पर्सनल नहीं होता, हम उसकी यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। अब आप इशारे पे जा रहे होते हैं तो एक कांस्टेबल होता है, वो आपको इशारा करता है, आप रुक जाते हैं, वो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं स्टेट की, उसकी यूनिफॉर्म की, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज डिजिग्नेशन। तो इस तरह देखना इमरान खान जो है वो एक जी ऑफ कोर्स जी भट्टी साहब भट्टी साहब को आपने कहा कि आप सुन रहे थे, और भट्टी साहब को आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारी भट्टी साहब की खरी खरी सुनते ही रहते हैं। तो आज भी भट्टी साहब यहाँ पर आए हैं तो कुछ बातें इनकी सुनते हैं। भट्टी साहब, ये जो जदून साहब ने बोला, जदून साहब ने कहा कि जी जजमेंट के आखिर में लिखा हुआ है कि जी अदालत का एहतराम और इज़्ज़त, बिल्कुल अदालत का एहतराम इज़्ज़त होनी चाहिए, और सारे ही करते हैं, और मैं तो कर रहा हूँ 16 साल से एक वकील की हैसियत से भी। और सो मच सो कि कई दफ़ा अदालतों के फ़ैसलों से बड़ा संजीदा इख्तलाफ होता है, लेकिन उसके बावजूद हम अदालत के सामने सर तस्लीम खम करते हैं और कहते हैं जी कि वी सरेंडर बिफोर द मैजेस्टी ऑफ द कोर्ट। फैसला अगर दुरुस्त नहीं है तो हम इसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे, अपील का फैसला दुरुस्त नहीं है तो उसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे। और मैं एक और बात बताऊं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के, क्योंकि खान साहब ने जिन जज साहिबा के हवाले से बात की है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट की जज है ना, एडिशनल सेशंस जज साहिब है, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जदून साहब भी मुझसे इख्तलाफ करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द जो वर्डिक्ट्स होते हैं, फैसले होते हैं, वो ओवरटर्न हो जाते हैं, ऊपर जाके रिवर्स हो जाते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि ये गलत फैसला था, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ये गलत फैसला था, यह इत्तफाक करता है हाई कोर्ट की जजमेंट से कि ये गलत फैसला था, लेकिन उसके बावजूद हम एहतराम करते हैं, और उस फैसले में किसी को सजाए मौत भी दे दी जाती है, उम्र कैद भी दे दी जाती है, फाइन भी कर दिया जाता है, उसकी जिंदगी भी बदल जाती है, और बाद में हाई कोर्ट से पता लगता है कि गलत फैसला था, हाई कोर्ट कहता है गलत फैसला था, सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, कि ट्रायल कोर्ट का फैसला है, सबॉर्डिनेट कोर्ट का फैसला गलत था। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसे होते हैं, उसके बावजूद हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। तो एहतराम तो अदालतों का है अपनी जगह पे, लेकिन जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, उसको भी तो एफिशिएंट होना चाहिए, फेयर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होनी चाहिए एक आम आदमी के लिए। भट्टी साहब और खान साहब के केस के हवाले से भी जो भी कहना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई शक नहीं कि अदालतों का एहतराम मुझ समेत इमरान खान साहब से लेकर इरशाद भट्टी तक और नीचे तक सबको करना चाहिए, और फैसलों पर, यस, फैसलों पर आप कर सकते हैं बात, मगर अदालतों पर नहीं। और लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि फ़ैसला हक़ में आए तो अदलिया आज़ाद होती है, हक़ की फतह होती है, फ़ैसला ख़िलाफ़ आए तो ये इसका मतलब है कि साजिश हो गई है, कुटपुतली है, और फिर सारे के सारे अदलिया पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा जो एक ख़तरनाक ट्रेंड है वो ये है कि मेरा जो कायद है वो बड़ा ही मकबूल है, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला आ गया तो कैसे कर सकोगे कि तेरा कायद क्या पाकिस्तान से बड़ा है, आइन से बड़ा है, कानून से बड़ा है, अदलिया से बड़ा है, फ़ौज से बड़ा है? कोई भी नहीं बड़ा। ये सारे आप जितने बड़े होते जाते हैं उतनी अखलाकियात आप पर ज़्यादा लागू होती जाती है, उतने आप मोहतात होते जाते हैं, उतने फुल स्टॉप कामा पे आपको एहतियात करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि बिलाशुबा मैं तो ये जो बयान पढ़ने के बाद जिसमें अफसोस भी है, रंज भी है, पछतावा भी है इमरान खान साहब ने किया, वो अल्फाज से भी पीछे हटे हैं और उन्होंने सरेंडर भी किया है ख़ुद को, और आइंदा यकीन दहानी भी कराई है कि मैं आइंदा नहीं करूँगा। फैसला अदालत का है, जो अदालत फैसला करेगी मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मेरी राय में उनको माफ़ कर देना चाहिए। और ये माफ़ी उन्होंने इनडायरेक्ट माफ़ी मांगी है, अगर इसको मैं लफ्ज़ अपालोजी लिख देते तो आइडियली अच्छा हो जाता। कोई माफ़ी मांग से अदालत से छोटा नहीं हो जाता, बड़ा हो जाता है। तो लेकिन उनको माफ़ कर देना चाहिए, और अदालत
अदालतों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है शुरू से, माजी से। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था तो कीमे वाले नान खिलाने वाले शहबाज शरीफ साहब जो आज वजीर आजम हैं, ये भी बच गए थे, नवाज शरीफ साहब भी बच गए थे। जस्टिस कयूम की कॉल लीक हुई थी तो शहबाज शरीफ साहब बच गए। ये क्या बात की आपने, भाईजान भी बच वाले नान खिलाने वाले वजीर आजम होते हुए उन्होंने कब कीमे वाले नान खिलाए हैं? ये क्या बात कर दी आपने भट्टी साहब? वजीर आजम होते सर, हुए ये जब किताबों में लिखा है, अखबारों में आया है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के बाद उन्होंने कहा था कि कीमे वाले नान खा के जाइएगा जिन जो कारकुन है। ये कई किताबों में, कई हवालों में आया है। खैर, इसको छोड़िए। अच्छा, उसके बाद कल मरियम नवाज साहबा ने बेंच फिक्सिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, उस पर भी अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। एंटी PMLN जजेस, उस पर भी अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया कि यानी ऐसी भी मेरी सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकती कि जिसमें PML के हामी और मुखालिफ बैठे हों, ऐसा नहीं है, वो सारे। अच्छा, फिर उसके बाद अब जब आप तलाल चौधरी साहब कहते हैं जड़ावाला के जलसे में कि एक वक्त था जब काबा बुतों से भरा हुआ होता था, आज हमारी अदालत PCO जजेस से भरी पड़ी है। नवाज शरीफ को मुखातिब करते उन्होंने कहा कि मियाँ साहब इन्हें बाहर निकाल फेंकें, इन्हें अदालत से बाहर निकाल फेंक दे, ये इंसाफ नहीं देंगे बल्कि नाइंसाफी जारी रखेंगे। तो तलाल चौधरी साहब के वकील कामरान मुर्तज़ा साहब ने उस वक्त कहा था कि तलाल चौधरी के अल्फाज साद रफीक और नवाज शरीफ जैसे हैं। और फिर उन्होंने अगला हवाला याद जोड़ा कि जिस तरह माजी में इमरान खान और तैयब कादरी से नरमी का मुजाहरा किया गया, इसी तरह तलाल चौधरी से भी नरमी का बर्ताव किया जाए। मतलब, और उन्होंने फिर यह भी कहा कि इनके बयानात को बदनीयती तो कहा जा सकता है, तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आते। अब यहाँ आ जाए, यानी साद रफीक साहब से भी नरमी हुई, मरियम नवाज साहबा से भी नरमी हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी नरमी हुई, नवाज शरीफ साहब से भी नरमी हुई, इमरान खान साहब से भी नरमी हुई, तैयब कादरी साहब से भी नरमी हुई। अच्छा, तो अब ये नरमी का मुजाहरा आता आ रहा है। मैं इसके बिल्कुल, उन्होंने गलत कहा था, इमरान खान साहब ने इस तरह जज साहबा का नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उनका और बाकियों का मवाजना भी नहीं किया जा सकता। बहरहाल माफी मिलनी चाहिए। अंदाज गलत था, दानियाल अजीज, कुछ अल्फाज भी गलत थे, लहजा भी मुनासिब नहीं था, लेकिन कोई वो उन्होंने बाद में वजाहत भी दी। और जज साहबा का नाम जब उन्होंने लिया था तो उन्होंने उनको नहीं कुछ कहा था कि जी आप तैयार हो जाएं, नहीं अच्छा, तैयार हो जाएं कहा था उन्होंने, कहा एक्शन लेंगे, तैयार हो जाएं, हम एक्शन लेंगे। तो ये एक्शन लेंगे तो उन्होंने बाद में कहा कि इसका मतलब था कि मैं कह रहा था कानूनी एक्शन लेंगे, और वो तो कानूनी तौर पे जायज होता है, कानून में गुंजाइश है। एहतियाम भाई, अच्छा, जदून साहब से कर रहे हैं कि मुझसे? आप ही से कह रहा हूं मैं। अच्छा, फिर हम मिक्स कर रहे हैं ना कि दानियाल अजीज को, निहाल हाशमी साहब को तो छोड़ दीजिए, वो तो नेक्स्ट लेवल था, तलाल चौधरी की बता दी। फिर दानियाल अजीज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एहतसाब अदालत में मुकदमात की निगरानी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फलां जज को लाहौर में ने नैब टीम को या नैब को लाहौर में बुलाकर कहा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करें। ये एक इल्ज़ाम था जिस पर उनको तौहीन अदालत हुई। और जहांगीर, उन्होंने एक मरतबा आगे भी कहा कि जहांगीर तरीन नाहली पर कहा कि अदालत उज़्मा का असल एजेंडा इमरान खान को बचाना है, ये भी इल्ज़ाम था। तो एक तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि गलत बात की थी इमरान खान ने, लेकिन जब रंज, दुख, अफसोस, पछतावा, आगे ना करने की यकीन दहानी और सरेंडर करना हो तो फिर मेरे, और फिर अब जैसे जदून साहब ने कहा, जस्टिस मिनल्ला साहब आज़ादी इज़हार राय के बहुत हामी हैं, वो तौहीन अदालत को इतना सख्त या तौहीन अदालत को ख़त्म करने या इस तौहीन अदालत को कि दूसरी तरफ खड़े हुए भी नजर आते हैं। और उन्होंने बड़ा नरमी का मुजाहरा भी किया। और उन्होंने हम साफियों के बारे में कहा है कि आप क्या क्या कह रहे होते हैं, वो कुछ कह रहे होते हैं जो मुझे भी आपसे ही पता चलता है, तो मैंने उस पर भी नरमी का मुजाहरा किया। और जिस तरह अदालतों पर हमारी ये जो जब इमरान खान साहब को 7 दिन मिले तो उस पर जिस तरह हमने हमारे मीडिया में गुफ्तगू हुई उस पर भी उन्होंने नरमी का मुजाहरा किया। तो मेरा ख्याल है फैसला उनका है, लेकिन मेरी राय ये है कि माफ कर देना चाहिए। अब आपने वो जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया, वो जो वकला की तहरीक चली थी आज़ाद अदलिया के लिए, उसमें बड़े पेश थे और उस टाइम पर उनका सहाफ़ियों के साथ, मीडिया के लोगों के साथ बड़ा ताल्लुक़, बड़ा राब्ता रहा है और वो आते भी रहे हैं। और मैं भी उस तहरीक का हिस्सा था, उस ज़माने में एक प्रोग्राम भी कर रहा था।
और उसमें एतजाज़ साहब उन दिनों में क्योंकि लीडर थे उस तहरीक के, तो उनको बुलाकर कुछ सवालात मैंने किए थे, कुछ सख्त भी थे। तो मुझे याद है अतर मिनल्ला साहब ने मुझे कॉल करके अप्रिशिएट किया था। लेकिन जिस दिन से वो जज बने उसके बाद से कभी कोई राब्ता हुआ ही नहीं। और यही बेहतरीन अमल है एक जज का कि वो जब जज बन जाता है तो फिर वो अपने तमाम रवाबित तोड़ता है और फिर वो सिर्फ कानून और इंसाफ के मुताबिक लोगों को, आने वालों को साइल के तौर पे इंसाफ फराम करता है और सोशल लाइफ से इज्तनाब भी करता है। ये हमने हमेशा से देखा भी है, सुना भी है। जदून साहब, ये जो भट्टी साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बेंच फिक्सिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मरीम नवाज साहिबा ने, तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। आपके ख्याल में गलत बात नहीं कर दी उन्होंने? देखिए, मैं जो बंदा भी ये इदारों की भी इज्जत करनी चाहिए, इदारे हमारे अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एनी फॉर्म में, मतलब आप देखें कोर्टें जो लॉ डेवलप हो रहा है इसको लीनियट ले रही हैं, लेकिन किसी एक जगह पे रुक जाना चाहिए ना, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का बंदा हो या कोई किसी शोबे से लगने वाले हो, उसको थोड़ा सा स्टॉप। इज्जत जो है ना, अब देखें कोर्टों की इज्जत का मतलब है हम अपने एक सिस्टम की इज्जत कर रहे हैं जिस सिस्टम से हम इंसाफ की तवक्को करते हैं। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो लिटिगेंट होंगे, आप भी वकील हैं माशाल्लाह, प्रैक्टिस भी मैंने सुना है करते हैं, आप देखते रहते हैं आपको, तो अब जब आप खुद वकील रिस्पेक्ट नहीं करेगा, एक सियासतदान रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो उसके पीछे जो है बहुत सारे, अब वकीलों के साथ लिटिगेंट होते हैं, बहुत मुकदमात होते हैं, तो वकील, सियासतदान या आप साफ़ी हैं, साफ़ियों के लिए देखिए कोर्ट कितना, मतलब ये इस्लामाबाद की कोर्ट, जितने भी साफ़ी, मतीउल्लाह जान देखें, सार आलम साहब देखें, असद तूर देखें, अपना जितने भी आप लाहौर में 2 साफ़ियों का जिनके साथ हुआ था, अमर मीर और शफकत साहब, उनकी भी इवन नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिया और FIA को बुला के कहा कि आप इनकी मोबाइल वगैरह वो सारे इक्विपमेंट वापस करें। अब देखें ना, वो इतना मतलब कहते हैं, हालांकि साफ़ी है, सोशल मीडिया पे देखें कोर्ट की ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं बाद लोग, लेकिन फिर भी ये कोर्ट जो है वो लेकिन ये अभी हम खुद कोड ऑफ कंडक्ट हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोर्ट की किस उम्र में आते हैं, जो भी बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं, सोशल मीडिया पे देखें आप लोग, मैं आपको, आप आज ट्वीट्स देखें लोगों की, जो भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ABC जो भी हो, लेकिन वो करते हैं लोग। अतर मिल्लत साहब के देखें, कोई कहता है ये इस तरह हो गया, उस तरह, ये अभी भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जिसके खिलाफ फैसला आया था वो कहता है जी ये तो बड़ा जुल्म हो गया। अब जज साहब जो भी हो कोर्ट हो, उसने फैसला तो करना है, फैसला ये कि हक में आएगा या के खिलाफ आएगा। जिसके खिलाफ आता है वो उसमें से कोई चीज़ ढूंढ लेता है, जी इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। बंदे को अपना केस खुद भी ज़रा देखना चाहिए। अब कल देखें ना, एक केस में इसी कोर्ट ने कहा जी आप इमरान खान को कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, आप पे वफ़द ला नहीं है। उसी कोर्ट ने कहा जी जो रिज़ाइन आपने दिए हैं, ये जो रिज़ाइन है इन ब्लॉक एक्सेप्ट नहीं होते, आप एक एक बंदा इंडिविजुअल जाके। अच्छा, इससे याद आया कि कल जिस कोर्ट ने मेरी बात मुकम्मल करने दें, मेरा सवाल सुन लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप जदून साहब इंपॉर्टेंट है, सुन लें जरा। अच्छा बताएं। आपने कहा कि वो कोर्ट ने कहा है कि शामिल तफ्तीश हो, तो ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का कोई जवाब था इमरान खान के खिलाफ इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर, जिस पे ऑलरेडी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, जिसमें अब जवाब दाखिल हो गया, सुबह वो लगा भी हुआ है। उसी स्टेटमेंट के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हुकूमत वक्त ने बना दिया। मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती की है सर, बहुत एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है। देखिए वो अगेन वही बात आती है, ये सब्जुडिस मैटर है। अब इन्होंने इस दहशतगर्दी के मुकदमे को क्वेश्चनमेंट में लगाया हुआ है और इसका नोटिस जो है, सब्जुडिस क्या, FIR क्या सब्जुडिस है सर? FIR वो तो बेल मैटर सब्जुडिस है, बेल के ऊपर आप कमेंट ना करें। हाँ, उन्होंने कॉशमेंट उसकी दाखिल कर दी है। मैं तो सिर्फ पुलिस की बात कर रहा हूँ कि जिस पुलिस ने इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया अपने खाते में, ये गलत किया पुलिस ने सर। कैसे दहशतगर्द बना सकते हैं? 780 कैसे लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अब किसी के कहने से कोई दहशतगर्द नहीं बन जाता, या सेक्शन लगने से कोई बंदा मुजरिम नहीं बनता। सेक्शन का मतलब है कि आपने एक एलिगेशन लगाई बंदे पे, लेकिन वो एलिगेशन जब तक माजरत स्पॉट है, ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमारे साथ ही होंगे दोनों, और पलवश खान साहब होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। मेरे साथ जहांगीर जदून साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं, पलवश खान साहब हैं। आप तीनों को भी मुबारक हो और पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। तो वैसे तो हम एक दूसरे से बहुत इख्तलाफ करते हैं, हमारा एक दूसरे से इख्तलाफ होता ही रहता है, कभी सियासी बुनियाद पे, कभी नज़रियाती बुनियाद पे, कभी किसी और बुनियाद पे। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर हम सब इकट्ठे होकर मिल के कोई एक चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें उसके लिए मुत्तहिद हो जाते हैं। आई थिंक ये इस तरह का एक मौका है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया।
तो वेल डन ग्रीन शर्ट्स। आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने फैसलाबाद जलसे के बाद पेशावर के जलसे में जो तकरीर की थी उसमें फिर उन्होंने एक तरह का यू टर्न लिया और कहा कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। सुने सर। थ्री स्टूजेस हैं, इनको पता है कि मैच खेल के तो ये अब ये जीत नहीं सकते, साजिशें कर रहे हैं, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इसको किसी तरह पाकिस्तान की फौज से लड़ाया जाए। इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा। ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से। तो ये इमरान खान साहब ने कहा पेशावर के जलसे में, और उसके बाद आज उन्होंने वकला से खिताब करते हुए जो बात कही वो इससे फिर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। ये भी सुने जरा क्या। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जाए। कभी वो अदलिया को कहते हैं कि जी देखे इमरान खान ने आपके मुतालिक क्या कह दिया। बेशर्मो, शर्म करो, तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ है। दूसरा, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तानी फौज और मुझे लड़ाया जाए। देखो नून लीग वालों, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तानी फौज, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी। आपके लिए मेरा पैगाम ये कि मैं पूरी तरह ये जो सारा सिस्टम है, ये जो लोग ऊपर बैठे और बैठाए गए हैं, इनके पीछे जो भी हैं, मैं इंशाअल्लाह जब तक मेरे में जिंदगी है मैं इनका मुकाबला करूंगा। तो ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। पलवश खान साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। एज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है, और इमरान खान साहब जिनकी ऑपोजिशन कर रहे हैं, उनका पहला बयान आया, उसके बाद ISPR की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि फ़ौज में शदीद गम और गुस्सा है। उसके बाद पेशावर के जलसे में जो तकरीर उन्होंने की वो मैंने सुना दी, और उसके बाद आज जो उन्होंने बात की तो उसमें फिर कुछ वो कॉन्ट्रडिक्शन हमें लगती है, क्योंकि जो वो कहते हैं कि जो लोग इनको लेकर आए हैं, जो लोग बैठे हैं और जिन्होंने इनको बिठाया है, तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं कि खान साहब क्या ये सोचे समझे प्लान के तहत अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर बदल देते हैं, या फिर वाकई में कोई कन्फ्यूजन है उन्हें और वो ऐसा चाहते नहीं है? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। दरअसल बात यह है कि अगर इमरान खान साहब की जगह को कल का नौवारिद सियासत में आया होता, कोई ऐसा नौजवान होता जिसने पहला इलेक्शन लड़ा होता, कोई ऐसा शख्स होता जो इस मुल्क के हालात और वाक़यात से नावाकिफ होता, कहीं बाहर से आया है, पूरी जिंदगी बाहर रहा और यहाँ इलेक्शन लड़ के पॉलिटिकल पार्टी को हेड करे, तो हम ये बात मान भी सकते थे। अब खान साहब जो है वो तवातर के साथ एक बड़े अच्छी प्लानिंग के तहत वो चल रहे हैं, जो उनके मकासद को अच्छी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके मकासद को जो है किसी हद तक वो तकवीयत देती, और हर वो लकीर जो इस मुल्क में खिंची हुई है, जो रेड लाइंस कहा जाता है, आप जितनी मर्जी खींचते हैं उनको पार करें। अब दरअसल बात यह है कि जिस दिन से वो स्टेटमेंट जो आया, जिस पर खैर बहुत अफसोसनाक है, जिसमें उन्होंने आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से, उनकी सिलेक्शन के हवाले से बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवाल उठाए। उसके बाद आज अब फिर ये जो आपने चलाया, इसमें वो क्या कहते, वो ये कह रहे हैं कि जो बैठी हैं इनके पीछे जो भी है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा ऐलाने जंग वो कर चुके हैं, बिगल बजा चुके हैं, और अब वो उससे पीछे जो है एक कदम अगर हटते भी हैं तो फिर अगले जलसे में 10 कदम आगे जाते हैं। दरअसल वो अब टेस्ट कर रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा मुकाम आता है, पॉइंट आता है कि जहां जो है खान साहब की बातें जो कि मैं समझती हूँ मुल्क के लिए इस वक्त बहुत नुकसानदेह हैं, उन बातों को लगाम देने के लिए किसी एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाया जाए। और मैं समझती हूँ कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है, जैसे शहबाज गिल ने बयान दिया, उसके बाद शौकत तरीन साहब, वो भी कल के बच्चे नहीं, वो खुद एक बड़े सीजन्ड ब्यूरोक्रेट हैं, एक टेक्नोक्रेट हैं,
ना उनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से इतनी मोहब्बत का कोई वो रही है, इतनी पुरानी उनसियत ना हमारे से थी, ना हमारे से पहले मुशर्रफ साहब से थी। वो हर पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं जब ऐसा वक्त आता है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। उनकी भी जो लीक्ड कॉल्स थी वो तमाम एक ही तरफ इशारा करती हैं। मेरा तो अब ये एक बड़ी पक्की राय है कि वो अपने एक प्लान के तहत जा रहे हैं और वो आगे ही बढ़ते जाएंगे और अब फैसला करना मुझे है। बताइएगा कि कोई इम्कानात हैं आने वाले दिनों में, कोई इम्कानात हैं कि हुकूमत और इमरान खान के माबैन किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हों और आप लोग एक मेज़ पर बैठें और अर्ली इलेक्शंस के हवाले से कोई बातचीत हो सके? क्योंकि पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं कि अगर अर्ली इलेक्शंस कराने के लिए तैयार होते हैं तो हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं और इमरान खान भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। देखिए, आज इमरान खान साहब ने आज कल मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं, कहा है कि मैं कल शायद कि मैं इनको आर्मी चीफ नहीं लगाने। ये बात अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मेरी तस्दीक कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि कौन से मुज़ाकरात और क्या, जब उन्होंने कह दिया है कि मैं नहीं लगाने दूंगा, अलबत्ता मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से रोक सकते हैं। उनके पास रोकने के लिए क्या ऐसा तरीका है? और जो बातें वो जलसों में कर रहे हैं उसका मकसद हमें तो बीच में ऐसे ही रखते हैं, नून लीग वालों या पीडीएम वालों, ये बस एक क्या कहना चाहिए स्मोक स्क्रीन है। असल उनका हदफ वही है, मीर जाफर, मीर सादिक, यजीद, फलाना। अब बात यह है कि फिर क्यों हाथ मिलाने आएंगे एक इम्पोर्टेड हुकूमत से, और क्यों बैठेंगे ऐसे लोगों के साथ जो है गद्दार, और क्यों बात करेंगे उन लोगों से कि जिन्होंने इनके बकौल इतनी बड़ी साजिश का जो हिस्सा रहे और जो चौकीदार हैं उन्होंने घर की हिफाजत ना की, तो फिर किस लिए आएंगे? मैं तो ये सवाल करती हूँ कि जिस नहज पे वो पहुंच चुके हैं, जहां वो आ गए हैं, वहां से वापस क्यों जाएंगे? क्या ऐसी चीज है कि ये तमाम चीजें जो उनके इल्म में है, इतने बड़े जो साजिशें मुल्क के खिलाफ हुई, उसके बावजूद वो फिर लौट आएंगे और आकर हमसे बात करेंगे? क्यों? अभी भी तो सोचिए इसके पीछे क्या आपने मफाद की खातिर वो गद्दारों से बात करेंगे, मफाद की खातिर वो मीर जाफर और मीर सादिक को गले लगाएंगे, मफाद की खातिर वो यजीद की बैत करेंगे? मुझे तो ये सारी बातें समझ नहीं आती। अलबत्ता मुझे ये जरूर समझ आता है कि पता ये अब लगाना चाहिए उनके भी जो इर्द गिर्द लोग हैं और बाकी जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कौन है जो उनसे। भट्टी साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं भट्टी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स के हवाले से, ये पहले सुन लें तो आपसे। ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है। पहले अटैक किया जाए और रिएक्शन देखा जाए और उसके बाद जो है उसमें कुछ जमा तफरीक करके कहा जाए जी कि मैंने तो मेरिट की बात की। बताएं इमरान खान साहब के कब मेरिट के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई? हमारी जो लास्ट अपॉइंटमेंट है मौजूदा आर्मी चीफ की, तो इन्होंने इंडोर्स किया हुआ। भट्टी साहब, आप इत्तफाक करेंगे ख्वाजा आसिफ से, वो जो कहते हैं कि सोची समझी साजिश है, पहले अटैक किया जाता है उसके बाद फिर बैकफुट पे आते हैं कि नहीं जी हमारा तो ये नहीं, ये मतलब था। आप इत्तफाक करेंगे? देखें भाईजान, अच्छा खासा सवाल था आपका, अच्छा खासा स्टेट सा इसका जवाब था, सीधा साधा। ये आपने किस ख्वाजा साहब को दरमियान में डाल दिया है? ख्वाजा साहब को नहीं सुना था कि कौन सी जंग इन्होंने जीती है, जो ये फलां जंग जीती, फलां जंग जीती, फलां जंग जीती? ख्वाजा साहब को नहीं पता मेमो गेट का, डॉन लीक्स का, और मेरी कारगिल पे मेरा छुरा घोंप दिया इनके नवाज शरीफ साहब ने कहा था। ख्वाजा साहब असेंबली में क्या कह रहे थे कि सीना चौड़ा करके आ जाते हैं डिफेंस बजट लेने के लिए। क्या याद सादिक ने कहा था कि पास माथे पे पसीना और टांगे कांप रही थी? क्या साद रफीक बोले थे? क्या नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में कहा था? क्या मरियम नवाज कल तक एक जर्नैल का नाम ले लेकर कह रही थी कि उनका एहतसाब करें और वो तो पता नहीं कैसे ऐसे जराइम कर चुके हैं कि अब उनको तो इतने बड़े मनसब पर लगाना और फलाना? और क्या कह रहे थे नवाज शरीफ साहब के आर्मी और अदलिया ने मिलकर ये सारा प्लान बनाया है, यानी ये तो उससे इमरान खान से भी बड़ा, यानी दोनों इदारों को मिलाकर कि आर्मी और अदलिया ने मिलकर बनाया है और ये सारे मुसल्लत हम पे इन दोनों इदारों ने किए। तो ख्वाजा साहब कहाँ से ले आए हैं? कोई एक बंदा सियासतदान मुझे बता दें, कोई एक पार्टी बता दें। पीपल्स पार्टी का निस्बतन बेहतर मुझे लगता है हल्का। तो फिर ये क्या साइंस है भट्टी साहब? और बिलावल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ।
बड़ी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जब ख्वाजा आसिफ साहब इनकी जमात ये ऑपोजिशन में थे तो बड़े सख्त बयान आते थे फ़ौज के हवाले से भी, और वो जलसे भी हमें याद है जिसमें मरीम नवाज साहिबा ने सिटिंग जनरल्स के नाम लिए थे, और जो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी वो भी हमें याद है। लेकिन ये फिर क्या होता है एकदम, ये जज्बा हुब्बुल वतनी तो मैं नहीं कहूँगा, ये इदारे से मोहब्बत है या इदारे के सरबराह से मोहब्बत है कि जैसे हुकूमत में आता है वो एकदम उजागर हो जाती है, और उसके बाद फिर जो बंदा ऑपोजिशन में जाता है वो उस तरह के बयान देना शुरू कर देता है जो पहले ऑपोजिशन में होते हुए दे रहा होता है। तो ये क्या साइंस है इन सियासतदानों की? कोई असूल है, कोई कायदा है, कोई फार्मूला है? ये किस तरह पोजीशंस बदल जाती हैं और क्यों बदल जाती हैं? और इसमें सिर्फ सियासतदानों का कसूर है या इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई नजरसानी करने की जरूरत है? देखिए, ये ना असूल है, ना मंतक है, ना इखलाकियात है। ये झूठ है, ये चतर चलाकी है, ये मुनाफकत है। यही ये चूरन बेचते आए हैं। हुकूमत में आए तो मफामत पसंद, एक भाई मफामत पसंद, एक भाई मजामत पसंद, एक धड़ा घुटनों वाला, एक धड़ा गिरेबान वाला। ये इन्होंने एक अरसे तक चूरन बेचा। अब प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया आ गया, मीडिया ज्यादा हो गया। प्रॉब्लम ये है कि जल्दी पकड़े जाते हैं। यानी एक सीधी सादी सी बात है यार, 6 आर्मी चीफ फख्र करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने लगाया, किसी एक से उनकी बनी हो। कोई BMW किसी को पेश की जा रही थी, एक ने रिजाइन कर दिया, दूसरे ने मार्शल लगा दिया, एक श्रीलंका में था पीछे से एक और को बिठाने की कोशिश की। यानी क्या करते हैं ये लोग यार? ये आप कभी ख्वाजा साहब ने आज तक खड़े होकर कहा है नवाज शरीफ साहब आप इस मामले में गलत हैं और आप साजिश कर रहे हैं? नहीं कहा। इमरान खान को कहेंगे क्योंकि वो मुखालिफ है। अब आ जाए इमरान खान साहब पे, वही हम जो पहले बात कर रहे हैं, ये मसला है माइंड सेट का। इमरान खान साहब का क्या कहूँ मैं इमरान खान साहब को कि ये वही असम्बली है जिससे आप मुंतखब हुए थे और आपको सारे इख्तियारात मिले थे। हम इस पे लाख बात करें कि नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो वज़ीर आज़म बन गए, मगर वो इसी असम्बली से बने हैं, आइन और कानून के तहत बने हैं। हम लाख इख्तलाफ करें कि एक मुजरम हैं, इश्तिहारी हैं और नाहल है नवाज शरीफ साहब, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई हैं। अब क्या किया जाए इमरान खान साहब? 3 साल 7 महीने 25 दिन रह के आपने भी कोई सिस्टम तो नहीं बदला। अब बात यह है कि क्यों, क्या मसला क्या है? कोई जो सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल तक आता है, कोई होश में इमरान खान भी मुहब्बे वतन है, मैं नहीं मानता, नवाज शरीफ साहब भी मुहब्बे वतन है, जरदारी साहब भी मुहब्बे वतन है। मसला होता है ज़ात का, मफाद का, इक़्तिदार का। लेकिन इमरान खान साहब कोई बता सकते हैं कि लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल तक कोई खुदा ना खास्ता जो बैठे हुए हैं, जो अगले आर्मी चीफ बनना है, उनमें से कोई 19-20 भी हो सकता है मुहब्बे वतन में, जानने कुर्बान करते हैं यार। कल जाने, आज जाने, मैं आपको बता सकता हूं भट्टी साहब, ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि जी सियासतदान जब गवर्नमेंट में होते हैं तो फिर फौज के हवाले से बड़ी लवी डवी रिलेशनशिप होता है और बड़ी अच्छी बातें होती हैं और बड़े बगलगीर भी हो रहे होते हैं। लेकिन जब अपोजिशन में जाते हैं, हुकूमत से निकल जाते हैं, जैसे इमरान खान साहब अभी गए हैं, क्योंकि मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ठीक हुआ इमरान खान साहब के साथ, वो हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें गलत हो, लेकिन उसके बाद फिर मुखालफत शुरू हो जाती है। तो लेकिन एक सियासतदान का मैं नाम आपको दे सकता हूँ जिसने हर हालत में तकरीबन मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन चलो 98% 99% आपने उनसे प्रो एस्टेब्लिशमेंट या फौज के हक में ही बात सुनी होगी। और इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब, और ये उन्होंने इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है फौज की मोहब्बत में, इदारे की मोहब्बत में, जिसमें वो कह रहे हैं कि आर्मी के खिलाफ जो बात करता है वो मुल्क और दीन भी ले दोनों का दुश्मन है। ये सुने परवेज इलाही साहब क्या कह रहे हैं। ख्वाजा पाकिस्तान जिसके सरबराह हैं मोहतरम जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनकी दीन के हवाले से जो खिदमात हैं वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। उन्होंने कौम की रहनुमाई भी की है और अमली नमूना भी दिखाया है। जमहूरी हुकूमत को एक उन्होंने रास्ता दिया, एक उनको हर मौके पर उनकी मदद की इमरान खान साहब की। जो फौज के खिलाफ बातें करते हैं, दरअसल ये कौम के दुश्मन हैं, ये दीन के दुश्मन हैं। वाह वाह वाह, मोहब्बत हो तो फिर ऐसी हो, मिसाली हो, जिसमें फिर आप ऐसे बात करेंगे। परवेज इलाही साहब का तो मुकाबला नहीं कर सकते ना, हम इमरान खान साहब भी या नवाज शरीफ साहब भी। पलवश साहिबा, ओवर टू यू। मेरी तरफ ऐसे सवाल क्यों चाह रहे हैं? नहीं, आप अपना तज्जिया देना। परवेज इलाही साहब
का जो जज्बा है उसके ऊपर कुछ तो कमेंट करें। साहबा को आप कानूनदान समझें और हमें सियासतदान। देखिए, मोहब्बत कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, और अपनी अफवाद से तो हम सब करते नहीं, लेकिन परवेज साहब का तो हमेशा से है, वो कभी भी किसी वक्त भी किसी से भी हो सकती है, वो तो और बात है। परवेज साहब को तो हमेशा से है तो सही, लेकिन देखिए ना, हम सबको भी है, हम सारे जो हैं वो अपनी अफवाद से मोहब्बत करते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं, उन्हें सलूट करते हैं, लेकिन इजहार का जो तरीका परवेज इलाही साहब का है वो शायद इतना अल्लाह ताला ने ना मुझे, ना भट्टी साहब को और ना आपको वो सलाहियत नहीं दी इजहार की जो परवेज इलाही साहब को इस वक्त जो है वो दी हुई है। और गो के वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक ही है, लेकिन फिर उसी सांस में फिर वो जो उनके लीडर हैं आजकल इमरान खान साहब, उनको भी समझा दें ये बात कि जिनको वो अटैक करते हैं उनकी कितनी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, उनकी कितनी खिदमत है मुल्क को कौम के लिए, और जैसे उन्होंने कहा दीन के। मेरा ख्याल है वो समझाते होंगे, उनका बस नहीं चलता, मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझाते हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब का बस नहीं चलता। बड़ी साहब कमेंट करते हैं, फिर मैंने जदून साहब की तरफ जाना, उन्होंने कामयाब नहीं हुए। जिसका बस नहीं चलता भट्टी साहब, फिर उसके लिए वो हजरत हुर वाला रास्ता है ना, पलट जाए। जिसका बस नहीं चलता और जो नहीं समझता, आप उनसे वजारत आला भी लेना चाहती हैं, कितनी जालिम है आप। चीजें नहीं मिलती ना यार, दोनों चीजें, इक़्तिदार और ईमान साथ साथ भट्टी साहब कहाँ चलता है, तो लिहाजा एक चीज तो फिर छोड़नी पड़ती है। फिर तो जज्बा ईमानी जब आपको जोश मारता है तो फिर इक़्तिदार को तो दांत मारनी पड़ती है। लेकिन अब अगर मोहब्बत भी इतने जोरों पे है और दूसरी तरफ वज़ारत एक मेरा मासूमाना सवाल है, मेरी बड़ी प्यारी बहन है और मुझे बहुत पसंद है परवेज शाह खान, एक प्यारा सा सवाल है कि जब ईंट से ईंट जरदारी साहब ने बजाई थी तो सिंध हुकूमत छोड़ी थी आपने? देखिए, हम किसी ईंट से ईंट जब हमने बजाई थी, हमारा कोई लीडर ऊपर नहीं था, जरदारी साहब ही लीडर थे, इनके लीडर इमरान खान साहब है ना। हम तो खुद दुबई क्यों चले गए? आपने शरारत कर दी और मुझसे पहले कर दी है वैसे आपने शरारत। ये मैंने ईंट से ईंट लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था भट्टी साहब, वो हुर्रियत पसंद जरदारी साहब जब ईंट से ईंट बजा रहे थे तो दुबई क्यों चले गए थे? देखिए, आप ईंट से चले, अब प्रोग्राम का वक्त कम है, ना बजवाएं, ये मुझे पता है, ख्वाहिश है सब ईंट से ईंट सबकी बजे, और हो भी सकता है कि बच जाए। वक्त कम है, अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है, इसको ऐसे ही रहने दें। जदून साहब की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, वक्त कम है। जदून साहब, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक रिएक्शन ये आया था कि हम अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे हैं, देखेंगे कि उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो हम करेंगे। तो इस पर कोई कानूनी राय आप देना चाहेंगे? नहीं, मुझसे तो गवर्नमेंट ने अभी कोई इस पर लीगल ओपिनियन नहीं मांगी, जब मानेंगी तो मैं मेरिट पे उनको राय दे दूंगा कि इसमें कोई ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। आपको पता है ऑफेंस सारे एजेंसियों, जो पुलिस होती है या जो सिविल एजेंसीज होती हैं, वो एफआईआर जो है पुलिस का जो मर्डर बैठा हुआ होता है, उसको आगे स्टेटमेंट देते हैं, वो एफआईआर दे देता है। अब उसके अंदर कोई सेक्शन अगर गलत लग गई है या किसी को गलत चार्ज कर दिया गया तो उसका लीगल वे ये कोर्ट में जाके वो, अब एंटी टेररिज्म का एक्ट में लग गया तो सेक्शन 23 की आपको पता है वो एप्लीकेशन देता है, तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है एंटी टेररिज्म कोर्ट का, वो उसको रिमूव कर देता है। तो अगर कोई ऑफेंस बनता हुआ तो वो लगा देंगे, लेकिन मुझसे कोई ऐसी ओपिनियन उन्होंने नहीं लिया कि ऑफेंस अभी तक बनता है या नहीं बनता। सही है, इसका मतलब है कि फिर ये अभी बातें हवा में थी। ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे थे कि हम मशवरा कर रहे हैं। जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरशाद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, परवेज खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जदून साहब ने आखिर में जो बात की वो बड़ी कि वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं और उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने अभी तक मुझसे तो कोई कानूनी राय नहीं ली है इस हवाले से। जो ख्वाजा आसिफ स्टेटमेंट दे रहे थे कि इमरान खान को प्रोसिक्यूट करने के हवाले से हम मुशावरत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई बात अभी तक हो नहीं रही है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।